विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आपकी नॉर्मल टेंडेंसी होगी इन्फेक्शन होने की। मतलब आपका गला खराब होना कॉमन हो जाएगा। क्यों? इम्यून सिस्टम कम होता है इसलिए? कुछ कैंसर्स हैं जो कि विटामिन डी से डायरेक्ट कोरिलेशन में है। अब इन कैंसर्स में प्रोस्टेट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, पेट का कोलोरेक्टल कैंसर हो गया। हर पेशेंट हमसे यही पूछता है कि सर हमारे देश में विटामिन डी की कमी क्यों है? धूप की तो कमी है ही नहीं। अब इसके ना बड़े प्रैक्टिकल और रीजंस हैं। अब होता क्या है कि जैसे जैसे विटामिन डी कम होता है आपकी बॉडी में, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। बहुत बड़ा मिथ आप बता रहे हैं फिर ये कि घरों में लोग दूध पीने को इतना प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं इसमें कैल्शियम होता है, विटामिन डी की कमी जो है इससे दूर होती है शरीर में। ये वैसा मामला है क्या कि जैसे पालक में मैंने सुना था कि मिसप्रिंट हो गया था, उतना आयरन नहीं होता है जितना लोग मानते हैं उसमें? नहीं, देखिए क्या इनमें है, इसमें देखिए बाकी चीज़ों से अगर कंपैरिजन करेंगे हम तो पालक में आयरन भी बहुत है और मिल्क के अंदर विटामिन डी भी है, लेकिन उसका ओवरऑल लेवल जो है वो काफ़ी कम है। इतना नहीं है कि आप उस पर 100% रिलाई करें। आप ये कह रहे हैं बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा सर? बहुत ज़्यादा पीना पड़ेगा, उसमें फिर पेट खराब हो जाएगा। हेलो, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे उन दिक्कतों की जिनसे लगभग हर घर जूझ रहा है। पीठ दर्द, कमर दर्द, ख़राब पॉस्चर की परेशानी और साथ में ही विटामिन डी की कमी जो चुपचाप हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर देती है। हमारे साथ हैं सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर प्रवीण टिटल, जिनसे हम इन सारे सवालों को तलाशेंगे और समझेंगे। तो एपिसोड पूरा सुनिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर भी करिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। वेलकम सर। सर, बचपन में हम लोग किताब पढ़ते थे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें एक डिजीज़ पढ़ाई जाती थी, रिकेट्स। और बचपन से लेकर आज तक हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ विटामिन डी से की कमी से जूझने वाले लोग बहुत लोग हैं। थोड़ा इसको समझाइए कि विटामिन डी क्या काम करता है हमारे शरीर में और ये कितना ज़रूरी है और इससे क्या क्या परेशानियाँ होती हैं शरीर में। देखिए, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है बॉडी का, काफ़ी इम्पॉर्टेंट विटामिन है। वो एक ऐसी चीज़ है जो सनलाइट से बनती है। अगर हमारा सनलाइट का एक्सपोजर ठीक ठाक है तो वो सफिशिएंट क्वांटिटी में बनेगा। अच्छा। प्लस इसके अलावा उसको हमें डाइटरी सप्लीमेंट में, मतलब खाने के साथ भी लेना पड़ता है। अगर विटामिन डी की हमें कमी है तो बोन की प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। जैसा कि आपको पता है कि अगर बच्चों की बात करें हम तो बच्चों में रिकेट्स, जिसमें बोन टेढ़ी हो जाती है डेवलपमेंट के टाइम पे, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उनकी उठने, आपने सुना होगा, बो लेग हो जाते हैं। तो वो बो लेग जो होते हैं वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की, रिकेट्स की वजह से होते हैं। ऐसे ही बड़े लोगों में वही चीज़ ऑस्टियोमलेशिया के नाम से आती है, जिसमें अगेन वो घुटने को या फिर हड्डियों को कमज़ोर कर देती है, जिसमें हम आगे चल के उसमें फ्रैक्चर्स होने के, बैकएक होने के, ये सब चीज़ों के इश्यूज़ काफ़ी शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को, ये तो है इनकी बोन की प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम बोन, मतलब बोन की प्रॉब्लम के अलावा भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आपकी नॉर्मल टेंडेंसी होगी इन्फेक्शन होने की। मतलब आपका गला खराब होना कॉमन हो जाएगा। क्यों? इम्यून सिस्टम कम होता है? इम्यून सिस्टम कम होता है क्योंकि वो इम्यूनिटी पे बहुत अच्छा काम करता है। जैसे ही हमारी इम्यूनिटी कम होगी वैसे ही आपका इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए विटामिन डी का लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। पुराने ज़माने में आपने सुना होगा कि पहले ट्यूबरक्लोसिस जब लोगों को होता था और बहुत ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस की दवाई नहीं थी, तो पुराने जो डॉक्टर्स होते थे वो पेशेंट को आउटडोर लेटा देते थे, धूप में लेटा देते थे। उनका लैब होता था कि ओपन लैब्स थे, वो धूप में लेटा देते थे क्योंकि वो धूप जो है उसको क्योर करती थी। उसका जो कॉन्सेप्ट था वो विटामिन डी का सफिशिएंट लेवल मेंटेन करना था, कि उस वक्त एंटीबायोटिक इतनी सब होती नहीं थी। कहीं ये तो नहीं था कि उनको आइसोलेट करने के लिए धूप में लिटाते थे? आइसोलेट करने के लिए हमेशा सेपरेट रूम्स होते थे। अच्छा। लेकिन ओपन एरिया होते था ताकि उनको धूप से, खासतौर पे स्किन की जिनको ट्यूबरक्लोसिस होती थी, इन्फेक्शंस होते थे, वो धूप से ट्रीट किया जाता था। मैंने वो तस्वीरें देखी हैं। हाँ, धूप का जो टेंडेंसी होती है वो नेचुरल हीलिंग की होती है। विटामिन, बेसिकली उसमें विटामिन डी का लेवल इंक्रीज होता है, मेंटेन होता है और उन सब से किसी ना किसी तरीके से इम्यूनिटी बढ़ती है और उससे वो इन्फेक्शन फाइट करने की कैपेसिटी बढ़ती है। एक तो ये हो गया इम्यूनिटी का। दूसरा, इसके अलावा डायबिटीज़ का इसके साथ डायरेक्ट कोरिलेशन है। मतलब विटामिन डी अगर लो है तो डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर विटामिन डी आपका कम है तो आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है। कुछ कुछ कैंसर्स हैं जो कि विटामिन डी से डायरेक्ट कोरिलेशन में है। अब इन कैंसर्स में प्रोस्टेट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, पेट का कोलोरेक्टल कैंसर हो गया, फूड पाइप का ईसोफेगस कैंसर हो गया। ये सब कैंसर्स हैं जिनका रिलेशनशिप काफ़ी स्टडीज़ में पता चला है। डायरेक्ट नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है बहुत सारी स्टडीज़ में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट है। मैं एक गैस्ट्रो के डॉक्टर आए थे, उनसे बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि अगर कभी कभी क्या होता है विटामिन डी की कमी से ALT AST रेशियो जो है वो भी रिफ्लेक्ट करता है लिवर का। ऐसा है क्या? लिवर का है, लिवर में थोड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली जो इसका मतलब इसका जो मेटाबॉलिज्म है विटामिन डी का वो लिवर में होता है, और अगर वो लेवल ठीक नहीं है तो ये सब रेशियोज डेफिनेटली चेंज होती ही होती है। अच्छा, आप कह रहे थे कि ये ज़्यादातर धूप से ही लोगों को मिलती है। धूप तो हर जगह है, हमारे पूरी दुनिया में धूप की कमी, खासकर हिंदुस्तान में तो बिल्कुल धूप की कमी नहीं है। ये वैसा देश तो है नहीं कि जहाँ बहुत ठंड पड़ती हो। कई तरह के मौसम है, ठंड में भी धूप जो है उतनी कम नहीं रहती है। फिर क्यों डेफिशिएंसी है हमारे इतनी ज़्यादा? अब ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम लोग OPD में डे इन डे आउट हर पेशेंट हमसे ही पूछता है कि सर हमारे देश में विटामिन डी की कमी क्यों है, धूप की तो कमी है ही नहीं। अब इसके ना बड़े प्रैक्टिकल और रीजंस हैं। धूप का नॉर्मली स्किन पे पड़ेगा जब, तो वो आपको मिनिमम 45 मिनट्स की धूप चाहिए आपको डेली। अच्छा। और वो भी बेयर फेस पे, बेयर हैंड पे और बेयर लेग पे। अब ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आपके फेस पे भी कपड़ा ना हो, हाथ पे भी कपड़ा ना हो और पैर पे भी कपड़ा ना हो, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीज़न। अब इसके रीज़न देखिए, आउटडोर में हमारा सोशियो कल्चरल जो नॉर्म्स हैं उसमें हम इस तरीके से कपड़े नहीं पहन सकते कि हम आउटडोर में इतनी धूप ले सके। इंडोर की अगर हम बात करते हैं तो इंडोर में बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है अर्बन एरियाज़ में, तो कि वो धूप उतनी पहुंच ही नहीं पाती है। दूसरी बात यह है कि जब धूप का टाइम होता है उस वक्त आदमी काम कर रहा होता है AC में बैठ के, तो एक्सपोजर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। प्लस आउटडोर में पॉल्यूशन इतना है, अगर कोई ये बात बाहर घूम भी रहा है तो क्वालिटी धूप नहीं आ पाती है पॉल्यूशन की वजह से। एक तो आपने कवर कर लिया कपड़ों से, दूसरा क्वालिटी धूप भी नहीं आई। और एक जो धूप की स्किन को लेकर अवेयर है कि सनबर्न वगैरह हो सकता है। अब वही मैं उस पे आ रहा था। अब पॉल्यूशन एक हो गया, दूसरा है कि हम लोग इंडियंस जो हैं उनकी ब्राउन स्किन है। अब वो ब्राउन स्किन जो होती है वो यूजुअली होती है, हमारे स्किन के अंदर एक पिगमेंट होता है मेलानिन। मेलानिन जो बहुत कॉमनली आपने सुना भी होगा, वो इस स्किन को थोड़ा डार्क करता है। अब मेलानिन जो है वो नेचुरल सनस्क्रीन है। जो गोरा आदमी होगा उसको विटामिन डी ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा, बनेगा उसकी स्किन में। जो थोड़ा सा डार्क होगा, मेलानिन होगा, उसमें नेचुरल सनस्क्रीन है। अब जिनका थोड़ा डार्क स्किन है उनका तो नेचुरल सनस्क्रीन हो गया। जो थोड़े गोरे होते हैं, जो फेयर होते हैं, वो अपनी स्किन को डार्क नहीं करना चाहते, तो वो सनस्क्रीन लगाएंगे या अम्ब्रेला यूज़ करेंगे या कुछ भी प्रोटेक्टेड करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिज़ायर है कि हम गोरे रहें, है ना। तो वो वाला जो डिज़ायर है वो इन सब चीज़ों को रोकती है अल्टीमेटली। तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाता इतनी धूप होने के बाद भी। जिनकी डार्क स्किन है उनको एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जिनकी फेयर स्किन है वो एब्जॉर्ब होने नहीं दे रहे। उनको पता है कि वो अल्टीमेटली सप्लीमेंट लेके उसको काम चला लेंगे। और पर्याप्त विटामिन डी मिल जाता है धूप से? अगर आप 45 मिनट्स तक कहीं पे भी लेट जाएंगे उल्टा तो आ जाएगा, 100% आ जाएगा। अच्छा। इतना हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अच्छा, अब ये बताइए कि विटामिन डी की आपने बताया कि ये डिजीज़ हो सकती है आपको, इसके जनरल सिम्टम्स क्या देखते हैं कि आपके विटामिन डी शरीर में कम है? देखो, बोन रिलेटेड सिम्टम्स तो आपको सबसे पहले एक तो फ्रैक्चर होने की या कोई भी इंजरी के बाद ज़्यादा चोट लगने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जनरलाइज्ड वीकनेस रहेगी पेशेंट को, मतलब वो थका थका सा रहेगा, मतलब जैसे कोई कुछ काम कर रहा है ज़्यादा देर तक तो वो थक जाएगा। दूसरा है कि उसको फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब उसका गला ख़राब होगा। वैसे तो देखो एलर्जी बहुत होती है आजकल, पॉल्यूशन है उसकी वजह से भी होता है, लेकिन हमें एक चीज़ है जो चीज़ हमारे हाथ में है, विटामिन डी लेवल हम चेक करा लेते हैं। अगर वो ठीक है, नहीं है तो हम उसमें विटामिन डी सप्लीमेंट दे देते हैं, ताकि उनकी जो टेंडेंसी है बार बार इन्फेक्शन होने की, जुकाम होने की, गला ख़राब होने की, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने की, ये टेंडेंसी थोड़ी सी उसमें ज़्यादा होती है। तो जैसे ही हम वो ये सब चीज़ें देते हैं
तो एक तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, प्लस उनकी जो बोन के बाद फ्रैक्चर हीलिंग या फिर कोई इंजरी की हीलिंग होना या मसल्स की हीलिंग होना, उनकी टेंडेंसी थोड़ी सी बेटर हो जाती है अगर हम विटामिन डी ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे हैं तो वो थका हुआ रहेगा, इंजरी बहुत जल्दी हील नहीं होगी। दर्द भी होता है शरीर में? बिल्कुल, बैक पेन होगा बहुत ज़्यादा, पूरे बॉडी में ही जनरलाइज पेन होगा। मसल क्रैम्प होंगे। रात को कैसे कई लोग सोते हैं तो उनके पास नस पे नस चढ़ती है, कहते हैं सर हमारे पैरों में, काफ में, पिंडलियों में मसल अचानक टाइट हो गई। तो बड़ा कॉमन रीज़न है विटामिन डी डेफिशिएंसी का। प्लस उसके साथ हाँ, डिहाइड्रेशन अगर साथ में, खासतौर पे इस मौसम में जब रेनी सीज़न है तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉमनली पेशेंट आते हैं जिसमें नस पे नस चढ़ रही है, पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा रह रहा है। प्लस इसके अलावा किसी को ब्लड प्रेशर रह रहा है तो वो भी हमें चेक करना है कि ये सब चीज़ें ठीक है कि नहीं है। किसी को कोई कार्डियक प्रॉब्लम है उसमें भी विटामिन डी हमें चेक करना है। अच्छा, आजकल लोग जैसे फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, बहुत सारे लैब आपको ऑफर भी करते हैं, और एक तरह का ट्रेंड भी है कि चलिए फुल बॉडी चेकअप हमने करा लिया 1 साल में। उसमें मैं देखता हूँ कई बार विटामिन डी नहीं होता है उस टेस्ट में। नॉर्मल KFT, LFT या लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर के टेस्ट, थायराइड, ये होता है। विटामिन डी की फिर मैंने ये भी देखा उसकी जांच थोड़ी महंगी भी है इन और जांचों से। तो कैसे डायग्नोज किया जाए इनको? अगर देखिए, अगर ये वाले सिम्टम्स जो मैंने बताया कि अगर किसी को बहुत जनरलाइज्ड बॉडी पेन है, थोड़ा वीकनेस रह रहा है, या फिर वो थकान बहुत ज़्यादा रह रही है, बहुत एनर्जी लेवल डाउन है ओवरऑल, तो ये सब चीज़ें हैं तो उन्हें एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खुद भी करा लेना चाहिए टेस्ट एक बार? खुद एक्चुअली क्या है कि थोड़ी कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन है। अब वो किसी और वजह से हो रही है और आपने टेस्ट कराया, करा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपने उसकी वजह से कराया तो अननेसेसरी पैसे। अब विटामिन D3 में क्या अंतर है? इसका टेस्ट अलग होता है? नहीं, विटामिन D3 जो मेन जो हम टेस्ट करते हैं ब्लड में, विटामिन D3 ही करते हैं। अच्छा, D2 नहीं करते, D3 ही करते हैं। सर, कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी एक है या बिल्कुल सेम है दोनों? बिल्कुल अलग है। देखिए, लेकिन इंटर रिलेटेड है। विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है जो कि बोन के लिए चाहिए, और कैल्शियम भी हमें बोन के लिए भी चाहिए और भी चीज़ों के लिए चाहिए। अब होता क्या है कि जैसे जैसे विटामिन डी कम होता है आपकी बॉडी में, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। मतलब जो आप ओरल कैल्शियम खा रहे हैं, टैबलेट भी खा रहे हैं, या फिर आप फूड जो भी आप खाना खा रहे हैं उससे कैल्शियम लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सब जो टेंडेंसी है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन की, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही वो डिक्रीज़ होगी कैल्शियम की टेंडेंसी, तो हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं ब्लड में, वो रिलीज़ होने लग जाते हैं। जैसे PTH एक हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होने लग जाता है। अब ये रिलीज़ होगा तो ये बोन से कैल्शियम लेगा, यानी कि बोन में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैल्शियम है उससे खींचने लग जाएगा। तो आपकी जो बोन ऑलरेडी वीक हो रही है वो और वीक करेगा। तो इसलिए विटामिन डी का और कैल्शियम का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। इसलिए कभी भी आपने देखा हो विटामिन डी के जब भी आप सप्लीमेंट, कैल्शियम के जब भी सप्लीमेंट लेते हैं उसमें विटामिन डी थोड़ा सा होता है, प्लस लिखा होता है उसमें। हाँ, होता है। वो उसको उसके सप्लीमेंट के लिए नहीं, वो उसको एब्जॉर्प्शन करने के लिए है। विटामिन डी का सप्लीमेंट उसके अलावा भी आपको चाहिए होगा। वो जो थोड़ा सा दे रखा है वो सिर्फ उसको एब्जॉर्ब करने के लिए है, ताकि ये वेस्ट ना हो जाए, किडनी से निकल ना जाए। इसलिए मैंने देखा किडनी के पेशेंट्स में कम होता है। अच्छा, हाँ। किडनी में ही क्या इसका ये सिंथेसिस इसका जो है किडनी में ही होता है विटामिन डी? इसका मेनली होता है 2 जगह होता है, लिवर में भी होता है और किडनी में भी होता है। मेनली लिवर में होता है। अच्छा, अब इसको ऐसे समझाइए कि बच्चों में, छोटे बुजुर्गों में और महिलाओं में इसकी डेफिशिएंसी कैसे देखने को मिलती है आपको, और किन लोगों में? जैसे बुजुर्गों में मैं देखता हूँ कैल्शियम जो है उनको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, अगर जो है उनको शरीर में कोई तकलीफ़ है, दर्द है, कमज़ोरी है तो कम आता है। कैसे ये एज ग्रुप में कैसे इसको आप देखते हैं OPD करते हुए? देखिए, विटामिन डी का मेनली बच्चों में थोड़ा सा इम्पोर्टेंस आ जाता है कि अगर उनका लेवल ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं होता, बाहर नहीं जाते हैं, अगर उनका लेवल ठीक नहीं है तो रिकेट्स होने के चांसेस बहुत हाई है। तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर पेशेंट्स जो बच्चों के में आते हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं जिनमें घुटने थोड़े से टेढ़े होते हैं, बो लेग जिसमें होते हैं, बो लेग लेके आते हैं, या फिर रिस्ट में थोड़ी सी स्वेलिंग होगी, ऐसे रिस्ट थोड़ी मोटी हो जाएगी, या आपने देखा हो कई बच्चों का जो फोरहेड है वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा, थोड़ा आगे की तरफ हो जाएगा, या फिर छोटे बच्चों में आप अगर शर्ट उतार के देखेंगे तो उनकी रिब्स वाला एरिया थोड़ा सा प्रोमिनेंट होगा। तो ये वाले सिम्टम्स लेके बच्चे आते हैं जिनमें डेफिशिएंसी होती है। बड़े लोगों में यूजुअली मैंने आपको बताया फटीग हो जाएगा, थोड़ा सा ना थकान वगैरह रहेगा यंग पेशेंट्स में। जो ओल्ड एज होती है उनकी फ्रैक्चर टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो जो ओल्ड एज जितना होगा ना,
उनकी थोड़ी फ्रैक्चर, क्योंकि बैलेंस नहीं होता वो एज में, ओल्ड एज में, तो जब भी कभी थोड़ा सा गिरेंगे तो उनका फ्रैक्चर हो जाएगा, और फ्रैक्चर फिर हील जल्दी से नहीं होगा और टाइम लेगा। जो चीज़ यंग पेशेंट में 1 महीने में हील हो जाएगी, वही उनमें 2-2.5 महीने लग जाएंगे। तो ये डिफरेंस आ जाता है, उनको फिर सप्लीमेंट भी काफ़ी देना पड़ता है। फीमेल्स में लैक्टेशन के टाइम पे जब फ्रेश उनकी डिलीवरी हुई है, तो उस टाइम पे प्लस प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको विटामिन डी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यूजुअली हम लोग प्रेगनेंसी और जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है उस टाइम पे अच्छे से सप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है विटामिन और डी ऐसा भी की। कहते हैं कि 30 की उम्र के बाद कमी होनी शुरू हो जाती है हाँ, महिलाओं में। फीमेल्स में अप्रॉक्सीमेटली 35 के बाद थोड़ा सा कैल्शियम की कमी होने लग मतलब थोड़ा ओवरऑल वीकनेस शुरू हो जाती है, और पोस्ट मीनोपॉजल 45 के बाद थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि हार्मोन चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से थोड़ा उनको ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है। लेकिन मेल्स में यही चीज़ थोड़ा सा लेट आती है। तो फीमेल्स को 45 के बाद ज़्यादातर कैल्शियम वगैरह की सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। यही चीज़ मेल्स में थोड़ा सा लेट हो जाती है, 50-60 साल के बाद होती है, लेकिन ज़रूरत होती है उनको भी। अच्छा, अब हमने इसकी कमी के बारे में बात की। आजकल एक और कल्चर है कि बिना जांच कराए लोग जो हैं कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं। अगर आपके अंदर कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी नहीं है और आप फिर भी वो सप्लीमेंट ले रहे हैं, उससे क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, विटामिन डी वैसे तो बहुत सेफ विटामिन है। उसकी टॉक्सिसिटी मतलब उसकी टॉक्सिसिटी आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी बिना सोचे समझे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर टॉक्सिसिटी आ रही है तो वो प्रॉब्लम है, फिर अल्टीमेटली हमें उसको स्टॉप करना पड़ता है काफ़ी टाइम के लिए। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो नहीं, ऑल्दो विटामिन डी बहुत इजीली मिल जाता है आजकल जो खा रहा है, लेकिन जैसे हम वीकली भी खा रहे हैं उसको, तो वीकली भी खा रहे हैं तो एक सर्टेन टाइम तक खा सकते हैं। अगर आप उसको कंटिन्यूसली खाए जा रहे हैं 1 साल तक, तो वो प्रॉब्लम है। तो उसकी टॉक्सिसिटी वैसे बहुत सेफ विटामिन है, टॉक्सिसिटी लेट आती है, लेकिन फिर भी लेट आने की वजह से उस पर हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम बहुत हल्का लाइटली ले लें उसको, थोड़ा सा हमें उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। कैल्शियम जो है वो यूजुअली यंग पेशेंट्स में, यंग मेल्स में ज़रूरत नहीं पड़ती है, अनलेस अनटिल उनको कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया या बच्चों को भी कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया, तब हम कैल्शियम सप्लीमेंट दे देते हैं उनको, या ग्रोइंग एज के टाइम पे हम कैल्शियम दे देते हैं। फीमेल्स में यूजुअली हम यही कहते हैं कि हम 45 साल की उम्र के बाद आप रेगुलर लीजिए, उससे पहले रेगुलर लेने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। सर, मैं एक पेशेंट को जानता हूँ जिनके टेस्ट जो है विटामिन डी का बहुत कम आया था, और उन्हें शायद इंजेक्शन लिखे गए थे। पता नहीं कितनी कहानी सच है नहीं, उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, शायद किसी के साथ और भी ऐसा हुआ हो। उन्होंने कहा कि विटामिन डी के इंजेक्शन उनको लगे शोल्डर पर, और उनको फ्रोजन जो है शोल्डर हो गया। क्या विटामिन डी के इंजेक्शन से इतना कोई कैल्शियम ऐसा हो सकता है कि जम जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे फ्रोजन शोल्डर हो सकता है? देखिए, ये इस चीज़ में ये ऐसा नहीं होता। पहली चीज़, विटामिन डी का फ्रोज़न शोल्डर्स के इंजेक्शन से अभी तक तो ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं उसके अंदर एक बात फैक्ट है कि अगर उनको रिपीटेड इंजेक्शन लगे हैं शोल्डर में, फॉर एग्जांपल उनको वीकली लगे हैं या एवरी 2 डेज़ लगे हैं, तो क्या है कि शोल्डर थोड़ा सा ना इन्फ्लेम हो जाएगा, थोड़ा सा सूज जाएगा। अब शोल्डर जैसे ही सूजेगा तो नेचुरल टेंडेंसी है पेशेंट थोड़ा हाथ का मूव करेगा, जैसे ही वो हाथ का मूव करेगा तो शोल्डर चिपक जाता है, फ्रोजन हो जाता है। अब क्या है कि वो विटामिन डी इंजेक्शन की वजह से नहीं है, वो कोई भी इंजेक्शन अगर उनको लग रहा है, फॉर एग्जांपल कोरोना की वायरस की जब वैक्सीन लगी थी लोगों को, तो बहुत सारे पेशेंट आए थे कि सर हमारे शोल्डर में वैक्सीन लगी और हमारा शोल्डर जाम हो गया, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, जबकि वो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हिलाना बंद कर दिया, थोड़ी सूजन आई, हाथ थोड़ा सा अपने बॉडी के पास रखा, प्रोटेक्ट करके रखा, तो वो चिपक गया। शोल्डर के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है, वो चिपक जल्दी जाता है। तो थोड़ा देर 1-2 दिन रेस्ट के बाद अगर आप थोड़ा सा मूवमेंट कर लें और पूरा मूवमेंट हाथ ऊपर नीचे कर लें तो ऐसा चीज़ नहीं होगी, यूजुअली नहीं होती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर कि हम तो रोज़ दूध दही खाते हैं, हमें कैसे हो सकती है विटामिन डी की डिफिशियंसी? कितना रिलेशन है इसका? देखिए, विटामिन डी जो मिल्क, वैसे तो इसमें कोई डाउट नहीं है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में विटामिन डी होता है। वेजिटेरियंस के लिए तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ही हैं विटामिन डी में के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा नॉर्मल मिल्क होता है और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें ओवरऑल विटामिन डी की पहले चीज़ तो
लेवल बहुत कम होता है, उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। प्लस हमारे देश में ये टेंडेंसी है कि हम दूध को रिपीटेडली बॉईल करते रहते हैं। पहली बार आएगा तो बॉईल करेंगे, फिर हम चाय पियेंगे या फिर दोबारा पियेंगे तो फिर बॉईल होगा, चाय भी पड़ी होगी तो हो सकता है कि 1-2 बार और बॉईल हो जाए। तो जितनी बार वो बॉईल हो रहा है उतनी बार ही वो प्रॉब्लम चल रही है। तो उसकी जो जितना भी होना चाहिए उससे भी कम एब्जॉर्ब होता है, कम ही विटामिन डी उसमें रह जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका में बहुत सारी जगहों पे, कनाडा में मिल्क को ना फोर्टिफाई किया जाता है विटामिन डी से, उसमें एक्स्ट्रा विटामिन डी डाला जाता है। तो आइडियली ये चीज़ जो है मतलब बड़े प्लानिंग का पार्ट है, जो कि एक सरकार की साइड से होनी चाहिए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को फोर्टिफाई किया जाए, मतलब उसमें विटामिन डी डाला जाए। तो ये एज अ नेशनल प्रोग्राम आप चलाएंगे ताकि सबकी विटामिन डी की ये जो क्रॉनिक डिफिशियंसी है लंबे टाइम से चल रही है, काफ़ी हद तक कम होने लग जाएगी। अच्छा, इससे तो बहुत बड़ा मिथ आप बता रहे हैं फिर ये कि घरों में लोग दूध पीने को इतना प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं इसमें कैल्शियम होता है, विटामिन डी की कमी जो है इससे दूर होती है शरीर में। ये वैसा मामला है क्या कि जैसे पालक में मैंने सुना था कि मिसप्रिंट हो गया था, उतना आयरन नहीं होता है जितना लोग मानते हैं उसमें? नहीं, देखिए क्या इनमें है, इसमें देखिए बाकी चीज़ों से अगर कंपैरिजन करेंगे हम तो पालक में आयरन भी बहुत है और मिल्क के अंदर विटामिन डी भी है, लेकिन उसका ओवरऑल लेवल जो है वो काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। इतना नहीं है कि आप उस पर 100% रिलाई करें। आप ये कह रहे हैं बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा बहुत ज़्यादा पीना पड़ेगा, उसमें फिर पेट खराब हो जाएगा। और दूध के वो भी तो आजकल बहुत है, लैक्टोज इंटॉलरेंस भी बहुत फैला है। हाँ, लैक्टोज इंटॉलरेंस जो अपने इस एरिया, पूरे एरिया में, मतलब अगर आप एशिया की बात करते हैं और ये हमारे वाले पार्ट की बात करते हैं तो इसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। और सब क्लिनिकल लेवल पे है, लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है और उनको पता नहीं है। दूध पीने के बाद उनको ब्लोटिंग होती है, पेट में दर्द होता है, ये सब चीज़ें, उस सब चीज़ों का कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है जिसकी वजह से ये एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाते। इंडोस्कोपी में दिखता है कभी, अगर बाय लक दिख गया तो ये गैस्ट्रो वाले वैसे मेरे से ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, लेकिन हाँ ऐसा ही कुछ होता है। अच्छा, और मैं ये भी पढ़ रहा था कि किसी आपके ऑटो इम्यून डिजीज़ को भी ट्रिगर कर सकती है ये ऑटो इम्यून। हाँ, जैसे मैंने बताया था कि डायबिटीज़ जो है का रिलेशनशिप है लो विटामिन डी लेवल से। दोनों ही डायबिटीज़ का है वैसे तो। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो अब उसके अंदर क्या होता है कि ऑटो इम्यून होता है, तो अगर आपका विटामिन डी लेवल कम है तो उसका रिलेशनशिप स्टडीज़ में मिला है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ उसका रिलेशनशिप है। इवन टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंट है, वो भी, उसमें भी ये रिलेशनशिप मिला है कि आपका विटामिन डी लेवल के साथ उसका रिलेशनशिप है। तो इसलिए विटामिन डी का जो ओवरऑल बॉडी में रिलेशनशिप है वो काफ़ी मल्टीफैक्टोरियल है। तो इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारी बॉडी के लिए। कभी आपने ऐसा कुछ नोटिस किया है कि शहरों में पेशेंट इसके ज़्यादा हैं, गाँव में कम हैं? देखिए, गाँव ऐसा हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया था अर्बनाइजेशन में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, नहीं आ पाते, फिर हम लोग एसी में रह रहे हैं दिन भर, वो एक फैक्टर है। अब गांव में तो वो एसी में नहीं रह रहे, गांव में तो वो लोग सनस्क्रीन नहीं लगा रहे, गांव में तो वो छाता लेके नहीं घूम रहे और उनको ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता उनकी स्किन डार्क हो रही है या फिर लाइट है या डार्क है, वो अपनी मेहनत करते रहते हैं। तो ये वाली चीज़ होती है। बस एक ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा नेचुरल कलर जो है वो ब्राउन है, तो उन लोगों की भी अब्जॉर्प्शन थोड़ी कम होती है ओवरऑल। लेकिन हाँ, अगर हम सिटीज़ से कंपेयर करें तो डेफिनेटली उनका बेटर होता है। सर, आप जो बता रहे हैं कि इससे बीमारियां बहुत सी हो सकती हैं, बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है इससे विटामिन डी की कमी से, लेकिन इसके सिम्टम बहुत लेट हैं, बहुत बाद में आते हैं। इनिशियल सिम्टम्स तो कैसे कुछ आते नहीं हैं। इसके सिम्टम्स ना बहुत एक्यूरेट नहीं है, बहुत ही वेग से सिम्टम्स हैं, जो कि पेशेंट अभी कभी आता है हमारे पास तो हम लोग बात करके उससे थोड़ा हिस्ट्री जब हम ले रहे होते हैं तो हम धीरे धीरे करके पता चलते हैं। अब होता क्या है कि वो आता किसी और चीज़ के लिए है, ये चीज़ अचानक वो पता चल जाती है। कभी भी कोई पेशेंट ना सीधा नहीं आएगा कि मेरे को विटामिन डी के ये वाले सिम्टम है और आप बताइए क्या करना है। वो किसी और चीज़ के लिए आएगा, वो घुटने के दर्द के लिए आएगा, वो बैक एक के लिए आएगा, जिसमें हमें बाकी सब चीज़ें अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को ले देंगे, थोड़ा उससे और बात करेंगे तो पता चलेगा हाँ इसमें ये वाला सिम्टम्स भी है। तो ऐसे टाइम पे हम कई बार हम ज़्यादा हमें लगता है तो हम टेस्ट करा देते हैं, ज़्यादा अगर लगता है तो हम उसमें टेस्ट करा देते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं तो बहुत ज़्यादा नहीं है
तो विदाउट टेस्ट के बाद भी उनको थोड़ा बहुत सप्लीमेंट कर देते हैं। हाँ, लोग सिम्टम्स को तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करते हैं, अगर दर्द हो रहा है तो पेन किलर ले रहे हैं। यस। अच्छा, आप बात कर रहे थे कि बैक पेन भी होता है। ये जो कॉरपोरेट में बैठने की नौकरियां आई हैं, अचानक से लोग 10 घंटे बैठ के लैपटॉप के सामने काम करते हैं, बहुत सारे पॉस्चर पेन उनको कमर दर्द से लेके गर्दन दर्द तक हो रही है। इसका क्या रीज़न मानते हैं? अब ये बैठने से हो रही है, या कि ये नया कुछ इवोल्यूशन है हमारा इस कारण से हो रहा है, या कमर दर्द तो पहले भी हमारे घर में हमारी माँ हमारे बुज़ुर्गों को कमर दर्द होता रहा है? इसमें क्या देखते हैं, डिफिशिएंसी है कि और भी कारण है इसमें? नहीं, इसके अंदर देखिए बैक पेन और नेक पेन, अगर हम पूरी स्पाइन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ये प्रॉब्लम पॉस्चर की वजह से है, बैड पॉस्चर की वजह से। अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं बैक पेन किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है, जो कि कॉमन चीज़ है। अगर आपने मान लो आगे झुक के कोई वेट उठा लिया, बहुत भारी वज़न उठा लिया, वो भी एक इंजरी का पार्ट है, उसमें भी हो सकता है। आप लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठे हुए हैं विदाउट एनी मूवमेंट, फॉर एग्जांपल आप बहुत लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, एक ही पोजीशन में बैठ गए, तो उसमें भी बैक पेन हो सकता है। ये टेक्निक कितनी खतरनाक है, जो टेक्निक एक टर्म है ना। टेक्निक और टेक्सनेक जो है वो एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि वो मेनली क्या है कि आप यूजुअली होता है कि आपने मोबाइल फ़ोन, ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप। नॉर्मली अगर हम अपने शरीर में हम अपने हेड का अगर वेट बोलते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 5 kg के करीब का हेड का वेट है ना। जैसे हम, लेकिन वो स्ट्रेट उस पे है, जब हमारी नेक बिल्कुल स्ट्रेट है और हम ऐसे बैठे हुए हैं, जैसे ही हमने गर्दन को आगे झुकाया मोबाइल पकड़ने के लिए, तो जैसे ही वो 45 डिग्री 40 डिग्री पे टिल्ट हुआ, स्ट्रेस आया यहाँ पे, तो यही वेट जो 5 किलो है ये 25 किलो का हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो आप समझिए कि जो पहले जो उसके पीछे जो मसल है वो 5 किलो के वेट को पहले संभाल रही थी, अब उसी मसल को आगे झुक के 25 किलो के वेट को संभालना है और उसको पकड़ के पीछे रखना है। वो कितनी देर रख पाएगी? थोड़ी देर रखेगी, थक जाएगी, फिर आप शाम को जाओगे तो थोड़ा पेन होगा। ऐसा रिपीटेडली एवरीडे हो ही जा रहा है, हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मसल जो है वो फटीग हो जाएगी, थक जाएगी, जवाब दे देगी कि अब नहीं हो पा रहा है। तो फिर क्या है कि जो पहले आप 5 घंटे 6 घंटे बैठते थे, वो धीरे धीरे वो टाइम डिक्रीज होता जाएगा। फिर अल्टीमेटली ऐसा टाइम आएगा जब आप मॉर्निंग में पहुँचे और आपको पेन शुरू हो गया, या फिर आप सो के उठे, इमीडिएटली आपने रात भर मूव नहीं किया और पेन शुरू हो गया। तो ये धीरे धीरे करने के बढ़ने वाली चीज़ है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मसल। अगर हमारी मसल पीछे से हम पॉस्चर अगर हम अच्छे से मेंटेन कर लेंगे तो ये सब नहीं होगा। तो इसलिए टेक्निक मतलब टोटली कंट्रोलेबल चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम वो सब कुछ हमारे हाथ में हम कर सकते हैं उसको कंट्रोल। टोटली ऐसी चीज़ है जिसको बिल्कुल सही कर सकते हैं या होने भी नहीं दे सकते, अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज हो तो। और सर, तकिया लगाना कितना सेफ है? लोग जो है आजकल 2 तकिया लगाते हैं और उससे भी बहुत गर्दन में दर्द है। अगेन वो फॉरवर्ड बेंडिंग कर देता है। तकिया बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही ना लगाओ। तकिया कैसे आया सर? क्या प्रैक्टिस ऐसे अचानक से आया कि लोग उसके बिना आदत पड़ गई है सोने की? क्या तकिए की ज़रूरत है हमें? तकिए की थोड़ी पतले तकिए की ज़रूरत है ताकि हमारी नेक सपोर्टेड रहे और बहुत ज़्यादा रात में झटके ना लगे उसमें। ख़ास तौर पे अगर आप करवट लेके सो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक साइड में सो रहे हैं जैसे लोगों की टेंडेंसी होती है, तो आपके शोल्डर और नेक का जो डिस्टेंस है इतना एरिया तो आपको चाहिए ताकि आपकी नेक स्ट्रेट रहे। अगर आपने तकिया पतला लिया तो आपकी नेक इधर चली जाएगी, वो भी प्रॉब्लम है। अगर आपने तकिया मोटा लिया तो आपकी नेक इस तरफ चली जाएगी, वो भी प्रॉब्लम है। तो इतना होना चाहिए कि बस इतना सपोर्ट हो जाए। तो तकिया ज़रूरी है, लेकिन बहुत मोटा तकिया इज़ अ प्रॉब्लम। और लगातार बैठने से हमारी रीढ़ की हड्डी पे भी असर पड़ता है। सेम चीज़ है जो आपने टेक्निक में बताया, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। जैसे हम स्ट्रेट बैठ रहे हैं बहुत देर के लिए, अब क्या होता है कि लैपटॉप पे आगे की तरफ झुकने की टेंडेंसी हो जाती है। अब जैसे हम आगे की तरफ बेंड होके झुके तो वही मसल जो है स्ट्रेच हो रही है पीछे। तो सर करें क्या फिर? कैसे कोई काम करेगा? ऐसे तो कर नहीं सकता है काम फिर। उसमें देखिए क्या होता है कि जो नेचुरल पोस्चर है बॉडी का वो है स्ट्रेट। मतलब आपका नेक स्ट्रेट है ऐसे, ये आपका नेचुरल पोस्चर है। ऐसे करना भी गलत है और ऐसे करना भी गलत है। तो जो स्ट्रेट है ये वाला, ये है। अब आपको अपने लैपटॉप को इस तरीके से हाइट एडजस्ट करनी है कि आपको स्ट्रेट देखें आप। और अगर आपको नीचे डाउन करके देखना है तो ज़्यादा देर ना देखें, थोड़ी देर तो चल जाएगा। तो आपका ये नेक स्ट्रेट होना चाहिए। सिमिलरली बैठने का लोअर बैक के लिए पोस्चर जो है आगे की तरफ नहीं, फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, ऐसे आगे की तरफ नहीं झुका होना चाहिए बैठते समय। तो आप अपनी
चेयर को आगे कर लीजिए टेबल के पास, बजाय कि आप खुद पूरी बॉडी को आगे कर रहे हैं। तो चेयर को आगे कर लीजिए, आपके दोनों हाथ का जो आर्म रेस्ट है वो सही लेवल पे होना चाहिए। ऐसे भी नहीं होना चाहिए, शोल्डर में पेन होगा, बिल्कुल इस लेवल पे ऐसे होना चाहिए, ताकि आप इवन माउस भी आपके बहुत क्लोज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप इस पोजीशन में कर रहे हैं आपको शोल्डर पेन शुरू हो जाएगा। देखिए ये सब चीज़ें लॉन्ग वर्किंग आवर्स की प्रॉब्लम है। जिनको 1-2 घंटे काम करना था तो तब अब आजकल डिमांड इतनी हो गई है ना, आपको 8-8, 9-9 घंटे काम करना है, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। और इसमें अगर हम बैठे हुए हैं तो अगर थोड़ा हल्का सा पीछे, हल्का सा, मतलब आप ऐसे ना रखे, हल्का सा पीछे हो गए 5-10 डिग्री, वो बेस्ट पोस्चर होता है। और ये वाला जो गैप होता है आपका कमर के पीछे, इस पर थोड़ा सा सपोर्ट लगा लीजिए, छोटी सी तकिया लगा लीजिए। आजकल बहुत कमर्शियल वो भी आते हैं, लंबर सपोर्ट वगैरह जो आते हैं पीछे लगाने वाले, उतनी सब की वैसे ज़रूरत नहीं है। आप छोटा तकिया भी लगा लेंगे ना इस गैप को फिल करने के लिए, तो वो भी सफिशिएंट है। ऐसे तो सर ये पेन का एपिडेमिक शुरू हो जाएगा अगर बहुत सालों तक हम तो स्कूलों में भी ऐसे ही लिखते रहे, उसके बाद नौकरी में भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। हाँ। ये प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा ये प्रॉब्लम लंबे टाइम से चल रही है। क्या पेट में जो बहुत पेट निकला हुआ है जिनके पेट में बहुत चर्बी है, मोटे लोग हैं, ओबीज हैं, जो उनको भी बैक पेन इस कारण से होता है? बिल्कुल 100% पेन पेट का। देखिए जैसे जैसे हम आपका पेट निकलेगा जिसमें चर्बी आएगी, चर्बी आने का मतलब है आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है आपकी, तो कहीं ना कहीं आपकी एब्डोमिनल मसल जो है वो वीक है। पेट की एब्डोमिनल मसल्स जो होती हैं वो स्पाइन को सपोर्ट करती हैं, जिसको हम कोर बोलते हैं। जिनकी कोर स्ट्रांग होती है उनको बैक की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो स्पाइन जो है पीछे बैक मसल से सपोर्टेड है और आगे एब्डोमिनल मसल से सपोर्टेड है। जब हम आगे की तरह झुक रहे हैं तो बैक मसल तो वीक हो ही रही हैं, एब्डोमिनल्स भी हो रही हैं। तो यानी कि अब स्पाइन को कुछ नहीं मिल रहा है सपोर्ट करने के लिए, वो अपनी अपनी उस पे है, अपने लिगामेंट्स पे है, जो उसके बीच में जो लिगामेंट्स हैं सारे उस पे है। अब कहीं ना कहीं लिगामेंट भी एक टाइम पे आके ना वो स्ट्रेस में आएंगे, पेन करेंगे। और ऊपर से विटामिन डी की कमी भी हो तो और जो है तो और वीक होगा, हीलिंग पुअर होगी, बैड पॉस्चर होगा। तो सारा चीज़ ना, मैंने बताया मल्टी फैक्टर, सारे फैक्टर्स एक साथ मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को स्टॉप करवाना है। विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने हैं, पॉस्चर अच्छा मेंटेन करना है और थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। आप ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ जिम जाएं और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, नहीं, थोड़ा सा बस। सर जिम में मैंने देखा है लोग बेल्ट लगाते हैं, और कई बार मैंने खुद वैसे भी महसूस किया है कि कोई सामान उठाओ तो मैं ही समझ नहीं पाता था कि मैं सामान तो हाथ से उठा रहा हूँ, भारी सामान, मुझे कमर पे क्यों जो है इसका असर दिख रहा है? हाँ, ऐसा क्यों है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इसके सीरियस इम्प्लीकेशन भी हैं। अगर आप सामने झुक के कोई वेट उठा रहे हैं तो उसको वेट उठाने का जो तरीका है वो आगे झुक के नहीं है। कभी भी आपने कुछ भी वेट उठाया तो आप अपने हिप और नी को बेंड कीजिए, बैठिए और फिर वेट उठाइए। अगर आपने हिप और नी स्ट्रेट रखा और आगे झुक के वज़न उठाया तो जब आप वापस होंगे तो सारी इसका प्रेशर बैक मसल पे आएगा। जैसे ही बैक मसल पे आएगा और आपकी बैक मसल अगर वीक है तो अल्टीमेटली प्रेशर आएगा डिस्क पे, और फिर उसके बाद वो डिस्क की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसीलिए कभी भी वेट उठाना है, बैठना है और फिर उठाना है। आपने देखा होगा एशियन गेम्स या ओलंपिक्स में जो पावर लिफ्टिंग करते हैं वो पहले उठा के यहाँ रखते हैं और बैठते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर थाई और ग्लूट्स मसल से उसको वापस ऊपर लिफ्ट करते हैं। अगर उन्होंने आगे झुक के उठा लिया तो खेल ही नहीं पाएंगे। कोई सीरियस इंजरी भी हो सकती है, बहुत सीरियस इंजरी हो सकती है इसमें। अच्छा, जो सुबह उठ के कई लोग शिकायत करते हैं कि मेरी सुबह उठते ही कमर दर्द होती है, अकड़ जाती है कमर, ऐसा क्यों होता है? वो जो आपका बैड पॉस्चर से रिलेटेड है। जैसे मैंने बताया ना, आप बहुत लंबे टाइम तक सेम चीज़ करते जा रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक बैठ रहे हैं, गलत पॉस्चर पे बैठ रहे हैं, तो मसल वीक हो रही है, बार बार रिपीटेडली हो रही है, और एक टाइम पे आके वो थक गई। जब थक गई तो आपको एक तो उस वक्त पेन करेगी। जब आप रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के टाइम पे बड़े लंबे टाइम तक जैसे आपने रेस्ट किया, जैसे आप सो गए, तो उसकी मूवमेंट नहीं हुई अब वो मसल ऑलरेडी वीक है, उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है बिल्कुल। तो जब आप पहली बार खड़े होगे तो आपको वो मसल अकड़ी हुई मिलेगी, क्योंकि आपने बहुत टाइम तक यूज़ नहीं किया। तो वीक मसल में प्रॉब्लम तब हुई जब आप बैड पॉस्चर में थे, फिर आपने उसमें रेस्ट किया तो वो अकड़ गई। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप जिम वगैरह जाते हैं, पहले दिन एक्सरसाइज की तब तो पेन होगा नहीं, है ना। अगले दिन जब आप सो के उठेंगे, क्योंकि आपने उन मसल को यूज़ नहीं किया है, तो वो अचानक अकड़ जाएगी।
तो वही फिनोमेना हो जाता है इसमें। और आजकल मार्केट में बहुत ना प्रचार चल रहा है सोशल मीडिया पे भी सॉफ्ट मैट्रेस का। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊं आपको, मैं जिस बेड पे रोज़ सोता हूं और एक मैं बहुत अच्छे होटल के एक बहुत सॉफ्ट जो है गद्दे पर सोया, अगले दिन मुझे मेरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। ये सॉफ्ट मैट्रेस सभी के लिए है क्या फ़ायदेमंद? देखिए, सॉफ्ट मैट्रेस तो हम बहुत ओवर सॉफ्ट मैट्रेस हम किसी को भी रिकमेंड नहीं करते हैं, और बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करना है। तो जो नॉर्मल कॉयर मैट्रेस होते हैं जो इतने सालों से चल रहे हैं, वो बहुत इजीली आपके बैक पोस्चर को मैनेज कर सकते हैं। वो इनफैक्ट रिकमेंडेड होते हैं। बहुत ज़्यादा जो कमर्शियल ये जो डॉक्टर्स मैट्रेस और ये सब बैक पेन के लिए मैट्रेस, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हमें बस ऐसा मैट्रेस चाहिए जो बहुत हार्ड ना हो और बहुत ओवर सॉफ्ट ना हो कि आपके बैक को पूरा कर्व कर दे। तो बीच की चीज़ होनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि इस कमर दर्द से बचने के लिए कैसी दिनचर्या अपनाई जाए और कौन सी एक्सरसाइज की जाए इसके लिए, किस तरह की? देखिए, पॉस्चर तो मैंने आपको बता ही दिया है। जो आप वर्क प्लेस पे बैठते हैं तो जो जिस तरीके का पॉस्चर, सबसे इम्पोर्टेंट है आप पॉस्चर मैनेज कीजिए। दूसरा है, किसी को अगर ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं सारे पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि जब आपका लॉन्ग सिटिंग जॉब है, जैसे IT प्रोफेशनल्स वगैरह हैं, वो हर आधे पौने घंटे के बाद ना 5 मिनट 10 मिनट के लिए एक बार घूम लीजिए। और ये एक और तरीका होता है, जैसे आपका फ़ोन आ गया जब आप काम कर रहे हैं, तो फ़ोन जैसे ही आएगा आपका, आप फ़ोन पे चलते हुए बात कीजिए। तो वो भी एक अच्छा तरीका है कि भाई आपने बैठ के बात नहीं करनी है, चाहे वो 10 सेकंड 20 सेकंड का भी फ़ोन हो, आप वॉक कीजिए और बात कीजिए। ये तो आप नॉर्मल मतलब विदाउट एक्सरसाइज ये जो चीज़ें कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा जो आपको एक्सरसाइज, जो इसमें बैक की कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है, कुछ उल्टा लेट के और कुछ सीधा लेट के, जो कि नॉर्मली हम बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में प्रिस्क्राइब कोई करते हैं। नाम हो तो बता दीजिए, लोग गूगल भी कर लेंगे, यूट्यूब पे देख भी लेंगे। देखिए, यूजुअली अब इसमें डिपेंड करता है कि किस टाइप की प्रॉब्लम है, एक्सरे से पता चलता है। तो नॉर्मली 2 किस्म की एक्सरसाइज होती हैं। एक तो बैक में फ्लेक्शन, मतलब उल्टा लेट की एक्सरसाइज होती है, बैक की फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज, और बैक की एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज। ये 2 किस्म की एक्सरसाइजेज तो बहुत कॉमनली हम बोलते हैं। प्लस इसके अलावा कोर स्ट्रेंथनिंग, अगर हम कोर स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं तो वो हमेशा ही हेल्प करेगी आपकी। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ये बात होती है लोअर बैक की। नेक के लिए यूजुअली हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर सब एक्सरे वगैरह सब ठीक है, तो हम नॉर्मली हम बोलते हैं कि आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज कीजिए, जिसमें हाथ को ऐसे लगा के और नेक को दबाना होता है, या फिर उल्टा लेट के नेक को एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज, जो कोबरा पोज वगैरह जो हम बनाते हैं। लेकिन हाँ, उसमें ये सब चीज़ें ज़रूरी है कि एक्सरे वगैरह सब आपका नॉर्मल होना चाहिए ये सब चीज़ें शुरू करने से पहले। मतलब अपने आप से शुरू करना, मान लो अगर उसमें कुछ एक्सरे में कुछ प्रॉब्लम है और आपने बिना उससे किया तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसलिए बेटर रहता है कि एक बार कंसल्ट कर लीजिए, फिर आप शुरू कर दीजिए। लेकिन नॉर्मली यही रहता है कि बैक में आपका एक्सटेंशन एक्सरसाइज, फ्लेक्शन एक्सरसाइज और कोर स्ट्रेंथनिंग, नेक में नॉर्मली आइसोमेट्रिक होता है और एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज होता है। रात में रील देखते हुए ना सोएं। हाँ, मोटा तकिया लगा के बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रील देखते समय अक्सर लोग मोटा तकिया लगाते हैं ताकि वो आराम से देख सकें। थैंक यू सर आने के लिए। उम्मीद है कि बैक पेन, विटामिन डी की डिफिशियंसी से हमने जुड़े लगभग सारे सवाल कवर किए। आगे हम फिर से कोई और पॉडकास्ट करेंगे जिसमें इतना ही कॉमन है घुटनों का दर्द, उस पर एक बातचीत हम ज़रूर करेंगे। शुक्रिया आने के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको आज की बातचीत पसंद आई होगी। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, सही से ना बैठने से कितनी शरीर की गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं, ये डॉक्टर प्रवीण ने हमें समझाया। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में किसी और नए विषय के साथ। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ साझा करिए। किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर अगर इसे आप सुन रहे हैं तो रेटिंग ज़रूर करिए। शुक्रिया।